गाइस, नमस्ते सभी को, वेलकम बैक सभी का। नमस्ते सभी को, वेलकम सभी का। और हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आई होप कि पिछले वाले जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र। उस तंत्र का नाम क्या है? अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हम पढ़ते हैं। और मैंने आपको जो है कल बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियां जो है ये 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, जिसमें पहले मैंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, जो हार्मोन का सेक्रेशन करती है। और हम इस तंत्र के अंदर सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे कि हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इसके अलावा थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि, इन सबकी ग्रंथियों की हम जो है डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नर और मादा के अंदर जो उनके जननांग अंग होते हैं, जैसे वृषण की बात करें, अंडाशय की बात करते हैं, तो ये भी किसका प्रोडक्शन करते हैं? ये भी हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, ये हमने देखा था। इसके अलावा हमारा हृदय, हमारी जो किडनी है, ये भी किसका निर्माण करती है? ये भी निर्माण करती है हार्मोन्स का। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिकाएं पाई जाती हैं और जो किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम का सिक्रेशन करती है। जो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं। और एंजाइम का सिक्रेशन जो है नलिका युक्त ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण और एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती है और उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। इसके बाद में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टेर्लिंग ने दिया था। सबसे पहले पहचाना गया हार्मोन का नाम सिक्रेटिन था। सबसे पहले पृथक किया गया हार्मोन का नाम इंसुलिन था। और फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो है वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है बच्चों? थायराइड ग्रंथि है। और उसके बाद मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो उसका नाम क्या था? पीयूष ग्रंथि था। और फिर मैंने आपको एक और भी पॉइंट बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है और उसका नाम है लीवर, उसका नाम है यकृत। तो आई होप कि ये पॉइंट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बात कर रहे थे, एक एक ग्रंथियों को लेकर हम चर्चा करने वाले थे और उसमें भी हम लोग जो है हाइपोथैलेमस के बारे में सारी चीजें देख चुके थे। तो एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देती हूँ। और आज हमारी जो ग्रंथि होगी और उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस की यदि हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र और हमारे अंतःस्रावी दोनों का क्या है? भाग है। और ये क्या करता है? ये अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। और यदि मैं बात करूं तो हाइपोथैलेमस जो है ये क्या होता है? हमारे शरीर के तापमान नियंत्रण के अंदर और भूख प्यास नियमन के केंद्र जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। कहां होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी पर कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी हमारी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि पर कंट्रोल करती है। इसीलिए बच्चों हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर की मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर की मास्टर ग्रंथि, या उसी को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया सारी की सारी चीजें? वेरी गुड। अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि। हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो कौन सी हो जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। अब देखिए पीयूष ग्रंथि, मैंने जैसा कि आपको बताया और मैं फिर से बता रही हूँ कि पिट्यूटरी जो है, पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये किससे जुड़ी हुई होती है? ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। तो पहला तो मैं इसमें क्या पॉइंट लिख सकती हूँ? पहला मैं इसमें लिख सकती हूँ कि शरीर की सबसे छोटी
अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको पता है। और ये किससे जुड़ी हुई होती है? ये जुड़ी हुई होती है हाइपोथैलेमस से। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई तथा मस्तिष्क में होती हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में, या फिर हमारे किडनी में, या फिर वृक्क में, या फिर हमारे पैरों में, कहाँ पर है ना, कुछ भी आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं। तो आपको पता है कि जब ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, इसका मतलब हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट है। मतलब हमारी जो पीयूष ग्रंथि है ये भी किससे जुड़ी, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होगी? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्तिष्क में उपस्थित। मस्तिष्क में उपस्थित। अब देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये माना कि हमारा ऊपर की तरफ क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। अब देखिए ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीयूष ग्रंथि है। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको ये बोला था कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि है ये कौन सी गुहा में स्थित होती है, और यहाँ पर कौन सी अस्थि प्रेजेंट होती है। कौन सी अस्थि प्रेजेंट होती है, उस गुहा का नाम क्या होता है, और ये किससे जुड़ी हुई होती है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। तो ये जुड़ी हुई होती है, ये जुड़ी होती है इनफंडिबुलम से। किससे जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम से। इनफंडिबुलम से जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर जो यदि मैं गुहा की बात करती हूँ, तो ये जिस गुहा में स्थित होती है उस गुहा का नाम है सेला टर्सिका। उस गुहा का नाम क्या है? सेला टर्सिका नामक गुहा में स्थित होती है। और सेला टर्सिका नामक गुहा की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है, उसमें हमारी पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, और उस अस्थि का नाम है स्फिनोइड अस्थि। कौन सी अस्थि हो जाएगी? स्फिनोइड अस्थि। तो मैं ऐसा मान सकती हूँ क्या कि मैंने कल जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स आपके यही आ रहे होंगे? अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये किस गुहा में स्थित होती है। तो ये किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। उसको तो हम क्या बोलते हैं? उस संरचना को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम उसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर मैं गुहा का नाम जो है नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है गुहा का नाम सेला टर्सिका है, और यहाँ पर अस्थि जो है वो कौन सी होती है? अस्थि का नाम है स्फिनोइड अस्थि। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि है ना, इसके दो भाग हैं। एक तो इसका अग्रभाग है, एक इसका पश्च भाग है। तो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्रभाग, और एक होता है पश्च भाग। कौन सा होता है? पश्च भाग। क्या होता है पश्च भाग? अब अग्रभाग को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। और उसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो मैं नाम लिख देती हूं यहाँ पर, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। और पश्च भाग जो है इसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हालांकि ये इसका हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज्यादा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है आपसे नहीं पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा भाग है। लेकिन फिर भी मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया कि अग्रभाग को हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और इसके पश्च भाग को हम क्या बोलते हैं? हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि
निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन जो है वो पीयूष के अग्रभाग से स्रावित किए जाते हैं, या फिर कौन से हार्मोन जो है वो पश्च पीयूष ग्रंथि से रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि पीयूष ग्रंथि की बात करती हूँ, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि मैं बात करती हूँ, तो देखिए इसके अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसकी हम बात करते हैं। अग्रभाग से स्रावित हार्मोन, अग्रभाग से स्रावित हार्मोन, और दूसरा हम देखते हैं कि पश्च भाग से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। पश्च भाग से स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एक हार्मोन ऐसा है जो आप सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। पहले हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, जो कि क्या करता है, मनुष्य के अंदर वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब एक नॉर्मल आदमी या महिला की जो लंबाई होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से क्या होता है? स्रावित होता है। यदि इस हार्मोन की मात्रा यदि ज्यादा रिलीज हो जाए किसी वजह से, तो उस व्यक्ति की लंबाई जो है वो सामान्य से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने देखे होंगे कभी कभी मार्केट में कि और इस आदमी की लंबाई कितनी ज्यादा है, तो वो किस वजह से होती है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती होगी। या फिर कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, छोटू से ना, हम कहते हैं यार कितना छोटा है, एकदम से हम आश्चर्य से। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से, असंतुलन के कारण होता है। अगर ज्यादा होगा तो वृद्धि ज्यादा बढ़ जाएगी, लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अतिकायता। यदि लंबाई में वृद्धि ज्यादा हो रही है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो अधिकता में कौन सी बीमारी होती है या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अतिकायता। उसको हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म बोलते हैं। और यदि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बोनापन। उसको हम क्या बोलते हैं? बोनापन। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। इसके अलावा यदि मैं और बात करूं आपसे, तो हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, या उसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन जो है वो किसमें एक्टिव होता है? ये महिला में एक्टिव होता है, और वो स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये महिलाओं की जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, मिल्क ग्लैंड जो होती है, उसमें दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। मैं निर्माण बोल रही हूँ ना कि मैं सिक्रेशन या स्त्रवण बोल रही हूँ। निर्माण को कौन प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और ये केवल और केवल जो है ये मादा के अंदर एक्टिव होता है, नर के अंदर ये एक्टिव नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत सारे अन्य ग्रंथियों से हार्मोन निकलना और बंद होना, जो सारे के सारे हार्मोन निकलेंगे इस प्रकार के, वो सारे कहां से निकलेंगे? पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे। जैसे मैं बोलूं कि थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड निरोधक हार्मोन, इसी तरीके से एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक निरोधक हार्मोन, इस तरीके से। तो हमारी जो इसी तरीके से थाइमोसिन प्रेरक हार्मोन या फिर थाइमोसिन निरोधक हार्मोन, तो यानी हमारे अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वहां से हार्मोन निकलेगा या फिर उसको बंद करेगा। ये सारा का सारा जो काम जो है वो कौन से हार्मोन करते हैं? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा नर और मादा जनांगों पर कार्य करने वाले हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, जिसमें दो हार्मोन आते हैं। एक आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। दूसरा होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। तो दोनों को हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। यस, तो अभी हमने बात की कि हमारे अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। पश्च की यदि मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पर पश्च पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं ना, ये वास्तव में इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं बनाए जाते, इसके पश्च भाग द्वारा नहीं बनाए जाते। ये बनाए किसके द्वारा जाते हैं? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन ये बनने के बाद यहाँ पर तंत्रिकाओं के माध्यम से होते हुए कहाँ आ जाते हैं? इसके पश्च भाग में आ जाते हैं, और पश्च भाग में आ जाते हैं, और फिर ये पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से हार्मोन है जो कि वास्तव में पश्च पीयूष ग्रंथि नहीं बनाती है, उसका निर्माण जो वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही हार्मोन है जो इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम मैं आपको लिखवा देती हूँ।
तो यहाँ पर देखो एक नाम तो हमारा आएगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हार्मोन आएगा हमारा, दूसरा हार्मोन आएगा वेसोप्रेसिन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? वेसोप्रेसिन हो जाएगा, या इसी का अन्य नाम भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। क्यों बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पूरा नाम है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। क्या हो जाएगा? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं हमारी पीयूष ग्रंथि से पहला हार्मोन मैंने आपको बताया वृद्धि हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा निकलता है? वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। इसकी ज्यादा मात्रा कम मात्रा इनकी हम बात आगे करेंगे। एक बार हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो एक बार हम नाम लिख लेते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन की यदि मैं बात करती हूँ तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, या उसको हम बोलते हैं मेमोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेमोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो हो जाएगा थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा मैं यदि बात करती हूं तो उसको हम बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पर ये हार्मोन जो है इसको हम बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हो गया। इसके अलावा इसमें हार्मोन होता है थाइमोसिन प्रेरक हार्मोन। थाइमोसिन प्रेरक हार्मोन, ये क्या हो जाएगा? थाइमोसिन प्रेरक हार्मोन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने और भी नाम बताए हैं। मैंने नाम बताया है आपको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या बताया? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हो जाएगा हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेट्स, यहाँ पर देखो गोनेडोट्रोपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोनेट्स मतलब होता है जनन अंग, जननांग बोलते हैं उनको हम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम गोनेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हार्मोन जननांगों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा। और ऐसे हार्मोन जो है वो दो है, एक है FSH, दूसरा होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनके नाम लिख देती हूँ। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में आता है FSH एंड LH। क्या हो जाएगा? LH, ठीक है। FSH और क्या हो जाएगा? LH हो जाएगा। तो यहाँ पर मोटे तौर पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों के लिए, याद हो जाए आपको इसलिए। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है इनफंडिबुलम से। किससे जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम से जुड़ी होती है। और ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है, जैसे कि आप लोग जानते हो लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है।
फिर यदि हम बात करते हैं तो ये हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम से जुड़ी होती है। जिस गुहा में स्थित होती है उसका नाम सेला टर्सिका है, और जिस अस्थि में स्थित है उस अस्थि का नाम क्या है? स्फिनोइड अस्थि। क्या नाम है? स्फिनोइड अस्थि। अब यहाँ पर इसके दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पश्च भाग को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं कि अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो पहला हार्मोन हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। दूसरा हो जाएगा प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा हो जाएगा थायराइड प्रेरक हार्मोन। चौथा हो जाएगा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा हो जाएगा थाइमोसिन प्रेरक हार्मोन। छठा हो जाएगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में दो प्रकार के हार्मोन को सम्मिलित रूप से हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? FSH एंड LH। ठीक है। और यदि मैं बात करूं पश्चिम भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम भाग जो है हार्मोन का निर्माण स्वयं नहीं करता है। ये किससे हार्मोन लेता है? हाइपोथैलेमस से हार्मोन लेता है। ठीक है। फिर ये क्या करता है? बाहर निकालता है। समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैसा वाला सिस्टम है जैसा आपने देखा होगा कि घर में कभी अपने मेहमान आते हैं ना, तो क्या होता है कि जिनको चाय बनाने में बहुत जोर आता है तो वो क्या करते हैं, मतलब पहले तो बोल देते हैं मम्मी यार तू चाय बना दे, या फिर बहन को बोलते यार तू चाय बना देना, और फिर ले जाने का टाइम आएगा और क्या करेंगे, अरे यार मैं सर को देता हूँ ना चाय, इस तरीके से। तो ये खुद नहीं बनाता है, ये बनाता तो ये वाला है, इससे लेकर फिर ये बाहर निकाल लेता है। तो सबको ऐसा लगता है कि हार्मोन कौन निकाल रहा है, यहाँ पर पश्च पीयूष ग्रंथि निकाल रही। ठीक है। तो हकीकत नहीं है ये। तो देखिए यहाँ पर पश्च भाग से दो हार्मोन निकालते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। और दोनों के दोनों जो हार्मोन है यहाँ पर अति महत्वपूर्ण हार्मोन है। दोनों के दोनों जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में लगभग जो है हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार इसको नोट कर लो। फिर हम एक एक हार्मोन की बात करेंगे कि इन हार्मोन के क्या काम है, और इनकी कमी से यदि कोई काम हो रहा है तो फिर उनकी भी हम बात करेंगे। अब एक तरफ हम लिखेंगे अग्रभाग, पीयूष ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं, और अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन के काम हम देख लेते हैं थोड़ा। उसमें पहला आपको पता है हमारा कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। तो आपको पता है ये नॉर्मली क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। अधिकता से लंबाई में अनियंत्रित वृद्धि होगी उसको हम अतिकायता बोलते हैं। कमी से व्यक्ति बना रह जाएगा उसको हम मिजेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन का एक अन्य नाम भी है जो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। STH भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? STH भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित करता है, और इसकी यदि अधिकता हो जाए, यानी कि वृद्धि हार्मोन जो है ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाए, तब क्या होगा? अनियंत्रित वृद्धि होगी। अनियंत्रित वृद्धि, अनियंत्रित वृद्धि। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनियंत्रित वृद्धि को हम बोलते हैं अतिकायता। इसको हम क्या बोलते हैं? अतिकायता बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? गाइगेंटिज्म बोलते हैं। कभी कभी इसका नाम जो है वो महाकायता भी लिखा हुआ आता है। क्या आता? महाकायता, भीम कायता। मतलब इसका मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा होता है। हम अतिकायता बोलते हैं अति, एक बोलते हैं महा यानी कि ज्यादा महान बन रहा है, अपन बोलते हैं ना महान बन रहा है। इसके अलावा भीम
यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसको हम भीमकायता भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, भीमकायता भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि कमी से क्या होगा। कमी की यदि हम बात करते हैं तो कमी से व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। व्यक्ति कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। और ऐसे बौने व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मिजेट्स। ऐसे बौने व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मिजेट्स। तो ये हो गया हमारा वृद्धि हार्मोन। फिर दूसरा हार्मोन हमने देखा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन या हम बोलते हैं मेमोट्रोपिक हार्मोन। या हम उसको क्या बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये केवल मादा में, फीमेल में क्या होता है, एक्टिव होता है। और ये दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है, ना कि स्त्रवण को प्रेरित करता है, ठीक है। तो मादा में या मादा की मिल्क ग्लैंड दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। दुग्ध निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चे की प्रेगनेंसी चल रही होती है, तब उस समय जो मिल्क ग्लैंड में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था थायराइड प्रेरक हार्मोन। एक तो मैंने थायराइड से रिलेटेड हार्मोन बताया था, थायराइड प्रेरक हार्मोन। फिर मैंने आपको बताया था थायराइड प्रेरक हार्मोन के अलावा मैंने आपको बताया था एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा मैंने बताया था थाइमस हार्मोन। यस, तो हमने देखा कि ये जो थायराइड ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है, इसके अलावा थाइमस ग्रंथि है, यहाँ से हार्मोन निकलेगा। और जब प्रॉपर मात्रा में हार्मोन निकल जाएगा, उसके बाद हार्मोन के स्रवण को या उसके बनने को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, उस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा, उस पर निरोधन इनिबिट करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसीलिए आपको मैं बता देती हूँ कि पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलते हैं यहां से। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है, गोनेड्स, पहले मैं आपको बता देती हूं कि गोनेड्स क्या होते हैं। तो गोनेड्स मतलब होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जनन अंग। जनन अंग यानी कि ये हार्मोन जो यहाँ पर हम लिखेंगे वो कौन से हार्मोन होंगे, वो जननांगों से रिलेटेड हार्मोन होंगे। इसमें पहले यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम है FSH। हार्मोन का नाम क्या है, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो मैं नाम लिख देती हूं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुट्टिका, पुट्टिका
प्रेरक हार्मोन। अब देखिए पुट्टिका यानी कि फोलिकल, और फोलिकल कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मादा के अंडाशय में। कहाँ पाई जाती है? मादा के अंदर जो जनन अंग होता है, मुख्य जनन अंग जो कि अंडाणु का निर्माण करता है, उसका नाम होता है अंडाशय। और अंडाशय में क्या पाई जाती है? पुट्टिकाएं पाई जाती है, फोलिकल्स पाई जाती है। तो पुट्टिकाओं के परिपक्वन को कौन प्रेरित करता है? ये करता है एफएसएच। कौन करता है? एफएसएच करता है। तो पुट्टिका परिपक्वन को प्रेरित करता है, फोलिकल के क्या करता है? मेचुरेशन को डेवलप करता है। पुट्टिका परिपक्वन को प्रेरित करता है। पुट्टिका परिपक्वन को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है इसी के अंदर, उसका नाम है LH। क्या है? LH। इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इसको हिंदी में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका कोई अलग से नाम नहीं है, तो इंग्लिश में आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार जो होती हिंदी अगर सही नहीं होती तो उसकी इंग्लिश जो कन्वर्सेशन है वो सही माना जाता है। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या काम करता है? ये टेस्टोस्टेरोन, ये मुख्यतः जो है नर के अंदर क्या काम करता है? ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके निर्माण को प्रेरित करता है, जो क्या करता है? शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। तो टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसके निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। और ये क्या करता है? ये शुक्राणु निर्माण को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो हैं, एफएसएच और एलएच। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? तो बच्चों दो हार्मोन आते हैं, एक होता है हमारा एफएसएच और दूसरा होता है हमारा एलएच। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अग्रभाग से वृद्धि हार्मोन निकलता है, इसको हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी अधिकता से लंबाई जो है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, उसको हम अतिकायता बोलते हैं, इसको महाकायता बोलते हैं, इसको भीमकायता भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हम गाइंगेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइंगेटिज्म बोलते हैं। इसकी कमी से व्यक्ति बौना रह जाएगा, उसको हम मिजेट्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं दूसरा हार्मोन, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन, या इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी जो मिल्क ग्लैंड होती है उसमें दुग्ध के निर्माण को ये प्रेरित करता है। दुग्ध निर्माण को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, फिर हमने देखा थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थाइमस हार्मोन। तो ये जो हार्मोन मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये पर्टिकुलर किसी हार्मोन का नाम नहीं है, ये इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन इन ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, यानी कि ये प्रेरक का काम भी करता है यहाँ पर, यानी कि निर्माण को भी प्रेरित करता है। और यहाँ पर ये निरोधक यानी इनिबिटर की तरह भी काम करता है, तो प्रेरित भी करता है और निरोधक भी करता है। तो निरोधक और प्रेरक दोनों की तरह काम करते हैं। तो स्टिम्युलेट और क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। फिर बात करते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेड्स मतलब होता है जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसमें दो हार्मोन आते हैं, एफएसएच और एलएच। एलएच का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और एफएसएच का नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो समझ में आ गया आपको अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि पश्च भाग जो है पिट्यूटरी का, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो उससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं।
हम बात करते हैं हमारी पश्च पीयूष ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा पश्च पीयूष या न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि ये हार्मोन जो है पश्च पीयूष ग्रंथि नहीं बनाती है, ये बनाती कौन है, हाइपोथैलेमस इसका निर्माण करती है, लेकिन इसका स्रवण जो है वो कौन करता है, इसका स्रवण जो है वो पीयूष ग्रंथि करती है, इसीलिए नाम किसका आता है, पीयूष ग्रंथि का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको मैंने बताया ऑक्सीटोसिन, दूसरा मैंने बताया वेसोप्रेसिन, कौन सा है, वेसोप्रेसिन, या हम इसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि ये हार्मोन जो है इसका निर्माण तो कौन करता है, इनका फॉर्मेशन तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और इनका सिक्रेशन की यदि मैं बात करूं, स्तवन कौन करता है, यानी कि इनको रिलीज कौन करता है, जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब इनको कौन रिलीज करेगा, तो इनको सिक्रेशन का काम जो है वो कौन करता है, वो हमारी करती है पिट्यूटरी, पोस्ट पिट्यूटरी, कौन सी हो जाएगी, पोस्ट पिट्यूटरी हो जाएगी। तो समझ में आ गया यहाँ पर आपको कि निर्माण जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जा रहा है, स्रवण जो है वो पोस्ट पीयूष के द्वारा किया जा रहा है। अब हम काम देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन, पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे। अब देखिए इसके मुख्यतः दो काम हैं, ऑक्सीटोसिन के मुख्यतः कितने काम हैं, दो काम हैं। अब पहले काम की यदि हम बात करते हैं तो जब शिशु जन्म लेने वाला होता है, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, 9 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं और बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो मदर होती है उसकी मांसपेशियां, जो गर्भाशय की जो मसल्स है उनमें क्या होता है, संकुचन होता है। तो ये क्या करता है कि गर्भाशय की मांसपेशियों में क्या करता है, संकुचन करवाता है, जिससे कि ये बच्चे को जन्म लेने में क्या करता है, आसानी रहती है इससे। दूसरा ये क्या करता है, हमने देखा था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये दुग्ध का निर्माण कर रहा है, लेकिन दुग्ध का निर्माण तो प्रोलैक्टिन करवाता है, मोमोट्रोपिन करवाता है, लेकिन जब बेबी जो है वो जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को निकालने का कार्य या स्रवण का कार्य जो है वो कौन करवाता है, वो करवाता है ऑक्सीटोसिन। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो है इसी की वजह से जो है मदर और बेबी के अंदर क्या होता है, एक प्रेम बना रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे किस तरीके से अपनी मदर के जो है पास में चिपके रहते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों लव हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन। अब इसके काम की यदि मैं बात करूं तो शिशु जन्म के समय गर्भाशय पेशियों में सॉरी, गर्भाशय पेशियों में संकुचन करवाने का कार्य
और दूसरा जो यदि हम बात करें तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाएगा, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रवण। दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रवण, दुग्ध का स्त्रवण। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, फिर यदि हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं तो दूसरा हार्मोन जो है उसका नाम है वेसोप्रेसिन। क्या नाम है, वेसोप्रेसिन। इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस। एक कंडीशन होती है जिसको मैं आपको बता देती हूँ, डायूरेसिस। डायूरेसिस। अब देखिए डायूरेसिस क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम पानी इतना ज्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं फिर भी हमें जो है यूरिन का बार बार जो है वो उत्सर्जन करना पड़ता है और अपन परेशान हो जाते हैं कि यार ये बार बार क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायूरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। और इस अवस्था का मतलब होता है बार बार यूरिन का उत्सर्जन, बार बार यूरिन का उत्सर्जन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायूरेसिस। क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। अब आपको पता है कि यदि हम बार बार जो है वो यूरिन का उत्सर्जन करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हालांकि ये कोई नुकसानदायक कंडीशन नहीं है, केवल क्या होगा बार बार यूरिन का उत्सर्जन करना पड़ेगा जिससे हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब पानी की मात्रा कम होगी तो क्या होगा कि हमारे शरीर का जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, या पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बीपी लो हो जाएगा तो बीपी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बीपी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ पर काम करता है, तो आपको याद होगा हमने उत्सर्जन तंत्र में जो नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी उसमें नेफ्रॉन का एक भाग था जिसका नाम है दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी। क्या नाम है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका पर यह काम करता है। अब जो पानी हमें ज्यादा उत्सर्जित करना पड़ रहा था ना यूरिन के साथ में, तो ये क्या करेगा, जल के अवशोषण को बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, जल के अवशोषण को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो वो क्या थी, यूरेसिस, डायूरेसिस, और इसके अपोजिट में ये काम कर रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक। इसके अलावा ये वेसोप्रेसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये वाहिनियों को संकुचन करने का काम करता है। वाहिनी संकुचन करके यदि बीपी लो हो जाता है तो वाहिनियों को संकुचन करके यानी कि उनका व्यास कम करके बीपी को बढ़ाने का काम भी करता है। बीपी को बढ़ाने का काम भी करता है। तो यहाँ पर हमने देखे कि हमारी जो पश्च पीयूष ग्रंथि है वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन का निर्माण वास्तव में करता कौन है, वास्तव में हाइपोथैलेमस इसका निर्माण करता है, लेकिन इसका स्रवण कौन करता, वो करता पोस्ट पिट्यूटरी या फिर हम बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और शिशु जन्म के समय गर्भाशय पेशी में संकुचन का काम करवाता है और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्रवण का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। फिर दूसरा है वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी हमारे शरीर में क्या होता है
कि यूरिन का हमें बार बार उत्सर्जन करना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, जल के अवशोषण को बढ़ाकर पुनः जल की आपूर्ति करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। और जब क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो बीपी लो होने की कंडीशन में क्या होता है कि ये वाहिनियों को क्या कर देता है, संकुचित कर देता है, और जिसके फलस्वरूप बीपी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बीपी जो है फिर से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज देखा कि पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड सारी चीजें जो हमने डिटेल से देखी कि अग्र भाग जो है वो कौन सा हार्मोन निकलता है, उनका क्या काम होता है। फिर हमने देखा कि पश्च पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है और उनके क्या काम होते हैं। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल से हम जो हमारी बाकी बची हुई ग्रंथि है वो कल हमारे टॉपिक में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।